Good morning to all of you in today's lecture of हेलार कोटिंग एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आज बेसिकली हम ये समझेंगे कि हेलार कोटिंग क्या होती है, हेलार कोटिंग का क्यों यूज़ किया जाता है और इसकी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डिमांड क्यों है, एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड विद द सेम। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियो से लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। मेरे इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है। स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन किस बेसिस पे किया जाता है केमिकल प्लांट्स में। तो याद रखिएगा, इसके बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि किस तरीके का हम केमिकल हैंडल कर रहे हैं, उस केमिकल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट केमिकल हमको अलग अलग चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, लाइक केमिकल कंपैटिबिलिटी। हम जो भी मटेरियल यूज़ करने वाले हैं वो मटेरियल उस प्रॉपर केमिकल के साथ में कंपैटिबल है या फिर नहीं है। सेकेंड होता है स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस टू फेलियर एंड मैकेनिकल थर्मल शॉक एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। जिन भी ऑपरेटिंग कंडीशंस में मैं वो मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ, क्या वो मटेरियल मेरा उस मैकेनिकल कंडीशंस को या फिर जो वहाँ पे सडन जर्क्स लगने के चांसेस रहते हैं या फिर थर्मल शॉक लगने के चांसेस रहते हैं, क्या उनको टैकल कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। आफ्टर दैट मटेरियल का नेचर मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा कोरोजिव है, तो वो उस कोरोजिव एटमॉस्फेयर को स्टैंड कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट होता है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो एमओसी यूज़ करना सेफ है या फिर नहीं है। बिकॉज पता चला आपने एक ही बैच में आपने जो एमओसी यूज़ की है वो क्रोड होके ख़राब हो गई और कहीं से नियर मिस हो जाता है या फिर कुछ फैटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। देन आपका आता है कॉस्ट। जो भी आपको यूज़ करना है, ये लास्ट फैक्टर होता है, जो भी आपको यूज़ करना है उसका आपको कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, वो कॉस्ट आपके लिए वायबल है या फिर नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो एमओसी सिलेक्शन में आपको बेसिकली ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं अलग अलग तरीके की मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो केमिकल प्लांट्स में आपने देखे होंगे। इसमें हेस्टलॉय हो गया, इंकोनल हो गया, टाइटेनियम हो गया, टेंटलम हो गया, मोनल, ग्लास, एसएस, सीएस, पीएफए, पीटीएफई लाइंड और हेलार कोटिंग। इसमें सबसे ज़्यादा आपने बेसिकली ग्लास लाइन रिएक्टर का यूज़ देखा होगा, अगर आप एसएस के रिएक्टर्स को छोड़ देते हैं तो। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ग्लास लाइन रिएक्टर्स में आप जितने भी एसिडिक मटेरियल्स हैं उनको आप इजीली स्टोर कर सकते हो, इवन उनको वेरियस टेम्परेचर प्रेशर्स में इजीली ऑपरेट कर सकते हो, उसमें किसी भी तरीके का कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। अगर इस डायग्राम को आप देखो तो आपको इससे ये आइडिया लग जाएगा कि जो एसिड्स हैं उनका इम्पैक्ट ग्लास लाइनिंग पे कैसे होता है। इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं हायर टेम्परेचर्स पे उसका कैसा इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कितनी उसकी जो थिकनेस है वो डिकम्पोज होती रहती है। ये HCl का केस है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये HNO3 का केस है। मीन्स जहाँ पे भी आपके हाईली एसिडिक मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे आप ग्लास लाइन रिएक्टर्स को इजीली यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे आप एसएस नहीं यूज़ करोगे बिकॉज एसएस उसके साथ में कंपेटिबल नहीं होता है। अब अगर हम बात करते हैं लिमिटेशंस क्या होती हैं ग्लास लाइन रिएक्टर्स की, आखिर हेलार कोटिंग पिक्चर में क्यों आता है। ग्लास लाइन रिएक्टर्स की भी एक लिमिटेशंस होती हैं, लाइक हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। इसमें गलती से भी आप ग्लास लाइन रिएक्टर नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज ये आपका इसमें सिलिकेट होता है ग्लास में, वो आपका इसके हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके एक दूसरा मॉलिक्यूल बना देता है, जिससे बहुत ही जल्दी आपका जो ग्लास है, अगर ये ppm लेवल्स में भी प्रेजेंट है फ्लोर HF, तो वो आपके ग्लास को धीरे धीरे डिकम्पोज करने लग जाता है। सेकेंड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, थर्ड वन इज फॉस्फोरस एसिड एंड फोर्थ वन इज NaOH सॉल्यूशन। इनमें से किसी भी कंडीशंस में हम ग्लास को यूज़ नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने कॉस्टिक में ग्लास को यूज़ होते हुए देखा होगा, बट वो अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हैं, एंड रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ कीजिए, ये मैं ये सजेस्ट करूँगा। बिकॉज हायर टेम्परेचर्स पे जो ग्लास का डिकम्पोजिशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है
विद कॉस्टिक। सो अगर आपको यूज करना है तो आरटी पे कर सकते हैं। ये हो गए कुछ लिमिटेशंस। अब आपके पास में इस मान लीजिए अभी भी कुछ इन कंपाउंड्स को आपको यूटिलाइज करना है किसी प्रोसेस में, लाइक आपके पास में आपको HF यूज करना है, फॉस्फोरिक एसिड यूज करना है, फॉस्फोरस एसिड यूज करना है, हॉट NaOH यूज करना है। अब आपके पास में ना तो SS का ऑप्शन है, ना आपके पास में ग्लासलाइन रिएक्टर का ऑप्शन है, तो आप करोगे क्या? इसीलिए यहां से पिक्चर में आता है आपका हेलार कोटिंग। हेलार कोटिंग एक तरीके का प्लास्टिक होता है जो बेसिकली आपका होता है ECTFE, इसको बोलते हैं, इथाइलिन क्लोरोट्राइफ्लोरोइथाइलिन। ये बेसिकली एक तरीके का प्लास्टिक है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.2 से 2 mm की रखी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। ये इसलिए स्पेशल होता है बिकॉज ये आपका सेमी क्रिस्टलाइन होता है और इजिली मेल्ट करके इसको प्रोसेस किया जा सकता है। ये हाई कोरोजन जहाँ पे भी होता है, मीन्स हाईली एसिडिक मीडियम्स में ये काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि हेलार कोटिंग की बेसिकली यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिसकी वजह से मार्केट में इसका इतना डिमांड है। फर्स्ट होता है हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, ये इसका इम्पैक्ट स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा होता है। सेकेंड, फ्लेम रेजिस्टेंस, ये जल्दी फायर नहीं पकड़ता है। थर्ड वन इज इसकी जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज होती है वो -105 डिग्री फ़ारेनहाइट से 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। मीन्स एक वाइड टेम्परेचर रेंज में हम इसको इजिली यूज़ कर सकते हैं, इस पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। परमिएशन रेजिस्टेंस, ये जल्दी किसी केमिकल को अपने अंदर परमिएट नहीं होने देता है। इट इज़ हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन विद अ ह्यूज टेम्परेचर रेंज। इसका कोरोजन रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। टेम्परेचर रेंज मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, तो होप वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये करंट को भी अपने से जल्दी पास होने नहीं देता है, इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। सुपर क्रायोजेनिक प्रॉपर्टीज़, क्रायोजेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हम रिड्यूस टेम्परेचर मीन्स काफ़ी ज़्यादा निगेटिव टेम्परेचर्स में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको इजिली यूज़ कर सकते हैं, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। इसके सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स जो फाइनल फिनिशिंग हमको मिलती है हेलार की वो काफ़ी अच्छी मिलती है, सरफेस आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है। इसीलिए जहाँ जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हम ये नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपके जैसे ANF हो गया और जो वेसल्स हो गए, जहाँ जहाँ पे भी हम ग्लास लाइन नहीं यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम बेसिकली हेलार कोटिंग पे जाते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे रिएक्टर्स भी आ गए हैं जिनके अंदर ये हेलार कोटिंग होती है, बट कुछ लोग उनको यूज़ भी कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हेलार कोटिंग की वजह से जो सरफेस से होने वाला हीट ट्रांसफर रेट होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसीलिए बेसिकली आपके जो वेरियस इक्विपमेंट्स है लाइक CF हो गया, ANF हो गया, जहाँ पे आपको बेसिकली हीट ट्रांसफर से ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, वहाँ पे आप हेलार कोटिंग को इजिली यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको रिएक्टर्स में यूज़ करना है तो लोग हेलार कोटिंग रिएक्टर्स को बेसिकली अवॉइड करते हैं और इसकी जगह दूसरे रिएक्टर्स यूज़ करते हैं जो अदर एमओसीज के होते हैं, लाइक हेस्टलॉय हो गया, मोनल हो गया एंड वेरियस अदर्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस क्या होते हैं हेलार लाइनिंग के। इनको बेसिकली यूज़ किया जाता है वेसल्स में, रिएक्टर्स में, बियरिंग्स में, वॉल सीट्स में, पाइपिंग सिस्टम्स, सेंट्रीफ्यूजेस, वायर्स, एजिटेटर्स, केबल्स, एग्जॉस्ट हुड, फिल्टर्स एंड वेरियस इलेक्ट्रोप्लेटिक इक्विपमेंट्स में। सो होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।